हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम विकास के संप्रत्यय व अधिगम के साथ इसका संबंध क्या है और विकास के सिद्धांत, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो विकास की अवधारणा और साथ ही वृद्धि को डिस्कस करेंगे। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, विकास के सिद्धांत, विकास के प्रकार, विकास की अवस्थाएं और इसके अलावा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, विकास का अधिगम के साथ संबंध क्या है। इन सभी टॉपिक को विकास के अंतर्गत आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले विकास की अवधारणा देख लेते हैं कि विकास किसको कहते हैं। तो विकास की यदि हम बात करें तो विकास किसी व्यक्ति में नवीन क्षमता, आदत या आकृति विकसित होने से हुआ परिवर्तन विकास कहलाता है। यानी कि कोई जो व्यक्ति है उसमें किसी भी नवीन क्षमता का विकसित होना, आदत का विकसित होना या किसी भी आकृति का विकसित होना, इन सबसे जो परिवर्तन होता है वही विकास कहलाता है। और साथ ही विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते हैं या हमारा जो विकास है वो जीवन पर्यंत होता रहता है। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। इन कारकों में से दो प्रमुख कारक हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। यानी कि जो दो मेन कारक हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, ये विकास के प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा मनुष्य का विकास कई अन्य कारकों से भी होता है। और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो विकास है वो निर्भरता से स्वायत्तता की ओर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो एक छोटा बच्चा होता है, क्योंकि यहाँ पर बाल विकास की बात चल रही है तो बच्चे का ही उदाहरण हम ले लेते हैं, तो वो पहले निर्भर रहता है माँ बाप पर या घर के किसी अन्य सदस्यों पर, यानी कि वो निर्भर ही रहता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित होता जाता है तो वैसे ही वो स्वायत्त हो जाता है, यानी खुद से अपने कामों को करने लगता है। तो विकास की बात करें, विकास निर्भरता से स्वायत्तता की ओर होता है। इसके अलावा विकास बहुआयामी होता है और विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है और एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विकास है वो क्रम से होता है। जैसे बच्चे का ही उदाहरण लेंगे, एक जो बच्चा होता है सबसे पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इस तरीके से एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले बाल्यावस्था आ जाए बाद में शैशवावस्था। तो विकास जो है वो निश्चित क्रम से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वृद्धि की। तो वृद्धि की यदि बात करें, शारीरिक संरचना का विकास, यानी कि जो शारीरिक संरचना का विकास होता है वो वृद्धि कहलाता है। जैसे कि हम बात करें कि किसी भी बच्चे की लंबाई कितनी बढ़ी, तो क्या है, वृद्धि है। वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि क्या होती है, मूर्त होती है। मूर्त से मतलब है जो वृद्धि होती है वो हमको दिखाई देती है मूर्त रूप में। जैसे कि अगर किसी बच्चे की लंबाई बढ़ी है तो कितनी लंबाई बढ़ी है ये हमको पता चलेगा, यानी कि वृद्धि मूर्त होती है। और मात्रात्मक की बात करें तो मात्रात्मक से मतलब है कि जो वृद्धि है वो कितनी मात्रा में हुई है, यानी कि किसी बच्चे की लंबाई बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, उसको हम मात्रा में या कह सकते हैं कि संख्यात्मक मान में जिसको हम माप सकते हैं तो उसको हम मात्रात्मक बोलेंगे। निश्चित समय तक होती है, यानी वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है और इसकी दिशा निश्चित नहीं होती, क्षेत्र सीमित होता है और इसका मापन किया जा सकता है। ये वृद्धि के बारे में याद रखना है। आगे बात करते हैं विकास की। तो विकास अमूर्त होता है और मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही होता है, यानी कि इसको कुछ हद तक माप सकते हैं लेकिन ये गुणात्मक ज़्यादा होता है, यानी कि गुणों पर बात करता है, क्वालिटी पर बात करता है। जीवन पर्यंत चलता है, इसकी दिशा निश्चित होती है जैसे कि पीछे भी बता चुके हैं, और इसका क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। इसका आकलन किया जा सकता है। वृद्धि का क्या किया जाता है, मापन, और विकास का आकलन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विकास के सिद्धांत। तो सिद्धांतों की बात करें, सबसे पहले वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता से मतलब है कि जो विकास होता है
वो वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर होता है। वैयक्तिक भिन्नता से क्या मतलब है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो दो बच्चे यदि जुड़वा हैं तो उनमें अधिक से अधिक समानताएं होंगी, लेकिन पूरे तरीके से समान कभी नहीं हो सकते। तो ये सिद्धांत होता है वैयक्तिक भिन्नता का, यानी कि उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य ही पाई जाएंगी। निरंतरता का सिद्धांत, विकास जो है ये निरंतर चलता है। असमान गति का सिद्धांत, असमान गति से मतलब है कि विकास जो है वो हमेशा एक समान गति से नहीं चलता है, असमान गति से चलता है। जैसे बच्चे को यदि हम देखते हैं तो शैशवावस्था में उसका विकास ज़्यादा होता है और फिर बाल्यावस्था में थोड़ा सा कम, और वहीं किशोरावस्था में फिर से तीव्र विकास होता है। तो जो विकास रहता है उसकी गति समान नहीं होती, असमान गति से चलता है। सरल से जटिल, सरल से जटिल का मतलब क्या है कि जो विकास है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। यहाँ पर जैसे आपने पेड़ देखा होगा, तो पेड़ में पहले जैसे बीज रहता है एक, यानी कि एक सरल संरचना होती है। उसके बाद उसमें जड़ें, जड़ें, फिर तना, उसके बाद टहनियाँ, पत्तियाँ वगैरह, यानी कि एक जटिल संरचना बन जाती है। तो जो विकास होता है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। सिरोन्मुखी या सिफेलोकाउडल का सिद्धांत, तो सिरोन्मुखी से क्या मतलब है कि जो बच्चे का विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। आप जब छोटे बच्चे को देखते हैं तो पहले बच्चा सिर को संभालना सीखता है धीरे धीरे, और जब वह सिर को संभालना सीख जाता है तब वह बैठना सीख पाता है। यानी कि जो बच्चे का विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, फिर वो बैठना सीखता है और उसके बाद वो चलना सीखता है। तो सबसे पहले बच्चे का जो सिर है वो परिपक्व होता है और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ विकसित होता चला जाता है। आगे हम बात करते हैं समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। तो ये भी जो हमने सरल से जटिल समझा, ये भी इसी तरीके से है कि समीप से दूर की तरफ इसका विकास होता है या केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे कि पेड़ को देखते हैं तो उसमें तना, और तने के बाद तना होता है, फिर तने के बाद टहनियाँ, पत्तियाँ, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ विकास हो रहा है या फिर समीप से दूर की तरफ। इसके बाद हम बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण से मतलब है कि जैसे छोटा बच्चा रहता है तो उसको यदि हम कोई चीज़ देते हैं तो वो अपने पूरे शरीर का प्रयोग करता है उसको लेने में, यही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम एक बच्चे को पेन भी दे रहे हैं तो वो हाथ का प्रयोग न करके दोनों हाथों से उसको समेटने का प्रयास करता है, क्योंकि अभी वो इतना विकसित नहीं हुआ है कि इतना समझ सके कि इसको उंगलियों से भी पकड़ा जा सकता है। धीरे धीरे जब वह विकसित होता है, उसका विकास होता है, तो तब वह जानने लगता है कि इसको हम उंगलियों से भी पकड़ सकते हैं। तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। वातावरण एवं वंशानुक्रम की अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि जो विकास है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की अनुक्रियाओं के आधार पर होता है, यानी इसमें वातावरण भी इम्पोर्टेंट है और वंशानुक्रम भी। आगे हम बात करते हैं समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो यहाँ पर यदि हम प्रतिदर्श की बात करें तो प्रतिदर्श से मतलब है पैटर्न, कि जो विकास है वो समान पैटर्न पर चलता है। समान पैटर्न से मतलब क्या है कि बच्चा कहीं का भी हो, हमारे यहाँ का हो या किसी दूसरे देश का हो, सभी जगह जो विकास का पैटर्न है वो सेम रहेगा। किसी भी बच्चे का पहले जन्म होगा, फिर शैशवावस्था आएगी, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। तो ये जो पैटर्न है ये हर जगह समान रहता है। निश्चित क्रम, तो क्रम में भी यही चीज़ आएगी कि जो क्रम है वो निश्चित रहता है, क्रम चेंज नहीं होगा। और यदि हम बात करें भविष्यवाणी की, तो भविष्यवाणी से भी मतलब यही चीज़ हो जाती है कि जो उसका क्रम है वो निश्चित है, पैटर्न जो है वो समान है। तो इस चीज़ की भविष्यवाणी की जा सकती है, आज से कई सालों तक जो विकास है वो इसी क्रम में होगा, इसकी भविष्यवाणी की जाती है। तो ये भविष्यवाणी का सिद्धांत होता है। आगे हम बात करते हैं विकास के प्रकार। तो विकास के प्रकार की बात करें, शारीरिक विकास, इसके अंतर्गत दो विकास आते हैं, एक तो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास और स्थूल गत्यात्मक। सूक्ष्म से मतलब देखिएगा छोटा होता है, तो जो छोटी छोटी गतिविधियाँ रहती हैं जैसे पेन पकड़ना और बाल झाड़ना, काजल लगाना, लिखना, ये सब क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास है। और स्थूल गत्यात्मक विकास से मतलब
इसमें थोड़ी बड़ी क्रियाएं शामिल रहती हैं, जैसे दौड़ना हो गया, तैरना, कूदना, ये सब क्या है, स्थूल गत्यात्मक विकास। आगे हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो संज्ञानात्मक विकास से मतलब बुद्धि विकास से है, या आपका जो ज्ञान या बुद्धि कितना विकसित होता है उससे है। और सामाजिक विकास, इस समाज में आप किस तरीके से रह पाते हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ये आपका सामाजिक विकास होता है। सामवेगिक विकास, सामवेगिक विकास से मतलब है कि आप भावनात्मक रूप से कितना बैलेंस हैं, कितना संवेगों को कंट्रोल कर पाते हैं, या किस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें सामवेगिक विकास के अंतर्गत आती हैं। भाषा विकास, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, ये भाषा विकास होता है। और नैतिक विकास, तो नैतिक विकास भी हमारा सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आता है कि किस तरीके से लोगों से हमें मिलना है, कैसे उनसे बात करनी है। आगे हम बात करते हैं विकास की अवस्थाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था, जो कि गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक चलती है, और उसका शैशव काल जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में जो शारीरिक मानसिक विकास होता है काफ़ी तीव्र रहता है। शैशव अवस्था में पर निर्भरता पाई जाती है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान का अर्जन होता है। आगे हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व बाल्यावस्था, या इसी को बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक चलती है। और इसमें क्या होता है कि बालक बाहरी लोगों से जुड़ने लगता है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वह घर के अलावा बाहरी लोगों से भी जुड़ने लगता है। चिंतन की इसमें शुरुआत हो जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत सोच विचार करने लगता है। अनुकरण के साथ साथ दोहराने की भी प्रवृत्ति होती है, मतलब किसी भी चीज़ को देखता है तो उसको करने का प्रयास करता है। भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवधि, तो देखिए भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवधि से मतलब क्या है कि बच्चा अभी देखिए 2 वर्ष का है, मतलब 2 से 6 वर्ष के बीच है। अब वो भाषा को सीखेगा, तो इस टाइम बच्चे के सामने हम वैसी ही भाषा का प्रयोग करें जैसा हम चाहते हैं कि बच्चा में उस भाषा का विकास हो, मतलब वैसी भाषा का विकास हो। उसके सामने कुछ ऐसी वैसी या उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग ना करें, ताकि बच्चा भी वो चीज़ें ना सीखे। और आगे हम बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था, जो कि चलती है 6 से 12 वर्ष। तो इसमें क्या होता है, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक विकास होता है। मूर्त वस्तुओं में तर्कशीलता, यानी कि वो मूर्त वस्तुओं को देख करके, किसी भी वस्तु को देख करके उसमें तर्क करना सीखता है। और इस अवस्था में बालक समूह में रहते हैं, और इसी अवस्था को स्कूल की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चा है वो 6 साल में स्कूल जाना प्रारंभ करता है। तो इस 6 से 12 यानी कि स्कूल की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 वर्ष बहुत ही जटिल अवस्था मानी जाती है। शारीरिक संरचना में परिवर्तन और अमूर्त चिंतन, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। देखिए बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, मूर्त चिंतन करता है, यानी कि कोई वस्तु उसके सामने रहेगी तभी चिंतन कर पाएगा। जबकि किशोरावस्था में अमूर्त, यानी कि कोई वस्तु नहीं है, फिर भी यदि हम उसको बता दें तो उसको वो कल्पना करके उसके बारे में चिंतन कर सकता है। साथ ही समवयस्क का सक्रिय सदस्य बन जाता है। आगे हम बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। एक तो उम्र भी प्रभावित करती है, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, तो दोनों ही अलग अलग तरीके से सीखेंगे। तो उम्र प्रभावित करती है, लिंग भी प्रभावित करती है, जैसे कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो वो भी विकास को प्रभावित करेगा। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि लड़कों को जो अवसर मिलते हैं सामान्यतः लड़कियों को नहीं मिलते, तो ये चीज़ भी विकास को प्रभावित करती है। वातावरण प्रभावित करता है कि जो हमारा वातावरण है वो हमको कैसा मिल रहा है, उसी तरीके से हमारा विकास होगा। बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है। संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है वो कैसी है, उसका भी हमारे विकास पर असर होता है। ग्रहण शक्ति किसी की कैसी है। पोषण, यानी कि जो हमारा खान पान है वो शुरू से कैसा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ है, जिसका पोषण अच्छा है, वो उसका विकास भी ज़्यादा अच्छा होता है, तो पोषण भी प्रभावित करता है। आर्थिक दशा भी विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि यदि आर्थिक दशा अच्छी है तो बच्चे को हम अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे, उसको और सारी सुविधाएं दे पाएंगे, तो ये चीज़ भी विकास को प्रभावित करती है।
साथ ही वंशानुक्रम की जो हमें हमारे पूर्वजों से गुण मिले हैं वो कैसे हैं, वो भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। साथ ही अधिगम यानी कि जो सीखना होता है, कोई किस तरीके से सीख रहा है या सिखाया जा रहा है उसको किस तरीके से, ये भी विकास को प्रभावित करता है। आगे हम बात करते हैं विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। तो नई आकृतियों और आदतों का जन्म। तो देखिए, जब विकास होता है तो उसमें नई आकृतियाँ और आदतों का जन्म होता है। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, तो जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं, जब उसका जन्म हुआ रहता है तो उसमें दांत नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है तो उसमें नई आकृति यानी कि दांत आ जाते हैं और बहुत सारी आदतों का भी जन्म होता है। इसके अलावा पुरानी आकृतियों और आदतों का लोप। तो इसके अलावा जैसे जैसे बच्चे का और ज़्यादा विकास होगा, जैसे छोटा बच्चा रहता है तो जब वो चल नहीं पाता तो घुटनों के बल चलता है, लेकिन जब वह चलना सीख जाता है तो फिर पुरानी आदतों का लोप हो जाता है। पुरानी आकृतियों का भी लोप, यानी कि जो पहले के दांत रहते हैं, दूध के दांत होते हैं, उनका लोप होकर के उनकी जगह पर दूसरे स्थायी दांत आ जाते हैं। तो पुरानी आकृतियों और आदतों का लोप होना, अनुपात में भी परिवर्तन होता है। अब जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा रहता है तो उसके जो सिर का भार होता है वो ज़्यादा होता है शरीर की अपेक्षा, लेकिन जब बच्चा विकसित होता है और बड़ा होता है तो ये अनुपात बदल जाता है। लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि में भी परिवर्तन होता है। आगे हम बात करते हैं विकास का अधिगम के साथ संबंध। तो विकास का अधिगम के साथ संबंध क्या है? तो सबसे पहले तो ये घनिष्ठ रूप से संबंधित है। घनिष्ठ रूप से कैसे? कि जो विकास है वो अधिगम को प्रभावित करता है और जो अधिगम है वो विकास को प्रभावित करता है। यानी कि कहने से मतलब ये है कि कोई बच्चा जब विकसित होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसका विकास किस तरीके से हुआ है ये हमारे सीखने को प्रभावित करेगा, और कोई बच्चा किस तरीके से सीख रहा है उस हिसाब से भी उसका विकास होगा। तो जो सीखना है यानी कि जो अधिगम है वो विकास को प्रभावित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और सीटेट की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।